हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज सबसे पहले शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है और शेयर्स कब इशू करे जाते हैं, किसको इशू करे जाते हैं, तो इसकी इंट्रोडक्शन का ये आज लेक्चर है। हमारी कंपनी है, ठीक है। सबसे पहले हम हमारी 3 फॉर्म ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पार्टनर, एक ही ओनली वन ओनर होता है, वही सारा कुछ देखता है, वही पैसे लगाता है, वही सारा खर्चा करता है और सारे प्रॉफिट उसी को बिलोंग करते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर्स मिलके काम चलाते हैं, यही पैसे लगाते हैं और सारा प्रॉफिट इनके बीच में डिवाइड होता है, पार्टनरशिप। लेकिन जो कंपनी है ये बहुत बड़ी होती है, इसमें मैक्सिमम नंबर, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी इसमें मेंबर्स बनते जाएं। तो यहाँ पर पार्टनर्स नहीं होते, यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर बनते कैसे हैं? अब यहाँ पर जो फंड्स हैं, क्योंकि कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो उनको टाइम टू टाइम फंड्स चाहिए होते हैं और हमारी एक लिमिट होती है। हमारे पास पैसे एक लिमिट तक ही होते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसे, हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। या तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं अपनी कंपनी के। शेयर्स होते क्या है? ओनरशिप। हम अपनी कंपनी की ओनरशिप को बांटना शुरू कर देते हैं लोगों के बीच में। तो ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो जो लोग इस कंपनी में हिस्सा खरीदते हैं, किसी के पास 2% शेयर है, किसी के पास 5% शेयर है, तो मतलब वो उतने परसेंट के उस कंपनी के मालिक है, ठीक है, ओनर है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, जिसको शेयर इशू करती है वो उस कंपनी का उतने हिस्से का मालिक बन जाता है और फिर उसकी राय काउंट करती है, वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर हम इन शेयर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी है, तो हम जैसे शेयर्स के बारे में है, तो कंपनी क्या होती है, पहले तो कंपनी की डेफिनेशन करते हैं। तो कंपनी का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखो, आपकी बुक में मीनिंग एंड डेफिनेशन दी हुई है। अ कंपनी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो लोग मिलते हैं, यहाँ पे पर्सन्स की बात करी गई है क्योंकि अननोन पर्सन्स भी ज्वाइन कर जाते हैं। जो पैसा लगाएगा वो उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। तो कंपनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट करा जाता है। हम खुद पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके इसको स्टार्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट, इसके ऊपर पूरे कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। इट इज सेट अप बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो लॉ, इसके पूरे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करा जाता है, फिर जाके कंपनी स्टार्ट होती है। इट इज अ लीगल पर्सन, और इसको लीगल पर्सन का ओहदा दिया जाता है क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, नॉट अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। ये आम बंदा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो इसलिए ये लीगल पर्सन है, नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो इसके पास कुछ अधिकार है, लेकिन जो हमारे पास एक नेचुरल पर्सन के पास अधिकार है वो कंपनी के पास नहीं होते। तो इसलिए लीगल पर्सन है, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों अलग अलग चीज है, कंपनी एंड मेंबर्स दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। कंपनी अगर कोई भी केस करके जाती है, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर दैट। कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, उसके लिए मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लायबल। तो अगर उनको उनसे पैसे मंगवाए जाएंगे तो वो मना कर सकते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपका खर्चा है, आप पे करो। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे कंपनी को, पार्टनरशिप को और पार्टनर्स को माना जाता था एक ही। तो अगर कंपनी के डेट इनसफिशिएंट होते थे तो पार्टनर से पैसे मंगवाए जाते थे। द
ओनर्स ऑफ विच आर नोन एज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर। तो इनकी जो कंपनीज होती है इनकी शेयर कैपिटल सबसे मेन हमारी होती है और इसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करा जाता है और इन यूनिट्स को बोला जाता है शेयर्स। तो ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स जिसको शेयर्स बोला जाता है। द ओनर्स ऑफ विच आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, इट बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। और यहाँ पर जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं और मेंबर्स आए मेंबर जाए उसका कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, ये चलती रहती है। इसको मेंबर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने मेंबर्स हैं, आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 220 के हिसाब से, आपको सेक्शन ये याद करना है, ठीक है। सेक्शन 220 के हिसाब से कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट चेंज होते जाते हैं, जैसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम एक्ट चेंज होते जाते हैं, रिवाइज होते जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013 में या उससे पहले जो भी एक्ट था उसके अंदर रजिस्टर है तो वो कंपनी कहलाई जाती है। या फिर प्रोफेसर हैने के हिसाब से कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद एंड अ कॉमन सीट। तो ये इसके फीचर्स ही हैं, तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट इज आपने श्विंदर मेरे को सेकंड पेज नहीं भेजा, सीधा कोई और पेज भेजा है। सेकंड पेज नहीं भेजा मेरे को। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। मैम ये सेकंड ही है। चैप्टर ये जो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला आपका फर्स्ट है, उसके बाद जो सेकंड इससे अगला पेज। ओके मैम भेजती हूँ। हाँ वो सेंड कर देना। तो नेक्स्ट इसका है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसके हमेशा डेफिनेशन से ही इसके फीचर्स आते हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेशन। तो ये क्योंकि लॉ के थ्रू आती है, ठीक है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है बाय लॉ होती है, तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो इसके जो जन्म है वो बाय लॉ इसका जन्म करती है, लॉ ही इसको मारती है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है ये। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज द कंपनी इज ईदर अंडर द प्रेजेंट कंपनी एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, ठीक है। तो ये बाय लॉ क्रिएटेड बाय लॉ है, इट्स इनकॉर्पोरेशन इज क्रिएटेड बाय लॉ। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने अभी बताया आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी काम करती है उसका जो है उसके मेंबर्स को कुछ लेना देना नहीं है, दे आर नॉट बाउंड। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी इसकी जो ओहदा है इज सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर एंड कंपनी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंड देन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये सिर्फ इन द आईज ऑफ लॉ है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी को प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है,
बिजनेस चला सकती है, सू कर सकती है और सू हो भी सकती है, तो सब कुछ हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन की तरह, लेकिन फिर भी ये नेचुरल पर्सन नहीं है। देन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब ये चलती रहती है, फॉरएवर है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। तो मेंबर्स आए मेंबर्स जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फॉरएवर चलती रहती है, मेंबर्स के आने जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि लॉ के थ्रू हम इसको खत्म ना करें। तो जैसे ये बनती है वैसे ही ये खत्म होती है। The company has a perpetual succession, that is, its existence is not affected by the death, lunacy or bankruptcy of the members or shareholders. आगे है limited liability। तो separate legal entity के थ्रू ही limited liability का concept है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सेपरेट है, तो इसलिए दे आर नॉट बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। Liability of members is limited to the value of shares। तो जितने उन्होंने शेयर्स लिए होते हैं बस उतने तक की उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ऊपर कंपनी उनसे पैसे नहीं मंगवा सकती। या फिर गारंटी, अगर किसी ने गारंटी दी हो कि मैं इतने पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, तो बस उतने ही पैसे कंपनी मंगवा सकती है। However, in case of companies incorporated with unlimited liability, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ बनती है, तो ऐसी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की लायबिलिटी फिर अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो अगर हमारी तीन तरह की कंपनीज होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर उन्होंने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 100 शेयर खरीदे हैं, तो 10,000 तक ही उनकी लायबिलिटी है, इससे ज्यादा उनसे पैसे नहीं मंगवाए जाएंगे। और अगर गारंटी उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख देंगे कंपनी को, तो उससे ज्यादा कंपनी उनसे नहीं मांग सकती। एंड तीसरा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो यहाँ पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यहाँ पर उनसे जितने मर्जी पैसे मंगवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, शेयर्स खरीदे हैं नंबर ए ने, वो आगे बी को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, ठीक है। वो बस जैसे हम नॉर्मल अपनी कोई चीज बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, ठीक है, अपना मोबाइल फोन बेचते हैं, वैसे ही वो अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता है। तो जो उस शेयर को खरीदेगा वो उसका मालिक बन जाएगा, तो इसलिए दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप अपने शेयर्स किसी और को दे सकते हो, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। Shares of a company are freely transferable except in case of private companies। तो कंपनीज हमारी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करने की मनाही है। प्राइवेट कंपनीज बाहर लोगों को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। आगे हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। देन इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और जो उस कंपनी को चला रहे हैं, मैनेजर्स हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों को, ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो आपको उस कंपनी में जाके उसको चलाना पड़ेगा, नहीं। आप ओनर हो सकते हो किसी कंपनी के, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उस कंपनी में जाके पार्टिसिपेट करोगे। आप बस अपने शेयर्स के साथ घर बैठोगे और शेयर्स की वैल्यू चेक करोगे, और जब आपका दिल करेगा उसको बेच दोगे, ठीक है। तो आपको मैनेजिंग पोस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट इज कॉमन सील। अब क्योंकि जो कंपनी है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और हमने पढ़ा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को सू कर सकती है। तो अब इन सब चीजों को करने के लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने पड़ते हैं।
अब साइन तो एक नेचुरल पर्सन ही कर सकता है, ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे करेगा? तो इसके लिए कॉमन सील आती है, तो कंपनी अपनी एक सील बनवाती है, ठीक है, और जहां साइन करने होते हैं वहां पर अपनी सील चिपका देती है, तो इसका मतलब कंपनी ने अपने साइन कर दी, ठीक है। तो ये होती है कॉमन सील। तो कोई कंपलसरी नहीं है कॉमन सील लाना, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अपनी कॉमन सील रख सकती है। अब नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ये आपने प्लस टू में दूसरी किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एंड कंपनी में क्या फर्क है। हमने पार्टनरशिप भी कर ली, कंपनी के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो हम देखें, जो हमारी पार्टनरशिप है ये अंडर द पार्टनरशिप एक्ट आती है 1932, और जो कंपनी है ये अंडर कंपनीज एक्ट। जो लेटेस्ट है वो 2013 है, पहले भी होते थे 1956 होता था, तो प्रीवियस कंपनी लॉज भी है, लेकिन लेटेस्ट आपका 2013। तो फॉर्मेशन हमारे जो पार्टनरशिप है ये बाय एग्रीमेंट आती है, रिटन और ओरल, ठीक है। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था अमंग द पार्टनर, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो हमारी कंपनी है इसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है, उसके बिना आप कंपनी शुरू नहीं कर सकते। देन रेगुलेटरी एक्ट, ये हमने बात करी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम पार्टनरशिप में हमने पढ़े थे 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम आपके 50 मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो मेंबर्स हैं वो डिपेंड करता है पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7 है और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थ्योरी भी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, एक एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, तो यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स हैं, बट नॉट मोर देन 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज। और जो 1 पर्सन कंपनी है, ये भी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे, 1 पर्सन कंपनी भी होती है, उसमें सिर्फ 1 मेंबर होता है, 1 मेंबर, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और 200 काउंट करते हुए एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। तो जो प्राइवेट होती है इसकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है, तो अगर प्राइवेट पब्लिक जो फर्म के डेट है वो सफिशिएंट नहीं होते तो उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर है ये मैंने आपको बताया कि आपकी 3 तरह की लायबिलिटी है यहाँ पर, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो शेयर्स में शेयर्स तक जिम्मेवार है, गारंटी में गारंटी तक, अनलिमिटेड में अनलिमिटेड जिम्मेवार रहेंगे। देन इज कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बचता है एंड में उसको, तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनरशिप में तो हम क्या करते हैं, एज पर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली सबको मिल जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑन आर्टिकल, उन्होंने क्या डिसाइड करा है प्रॉफिट के बारे में, किसको क्या मिलेगा। तो डिपेंड्स अपॉन आर्टिकल और एसोसिएशन और डायरेक्टर एज टू व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपलसरी नहीं है, वो डिसाइड करते हैं, शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। देन उसके बाद है आपका ऑडिट। ऑडिट कौन करता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पार्टनरशिप में ऑडिट करवाना नॉट मैंडेटरी, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको अगर आप कंपनी हो तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। देन इज मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट पार्टनर्स करते हैं,
ठीक है, तो बिजनेस इज मैनेज्ड बाय ऑल द पार्टनर, एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स करते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अलग अलग है। तो कौन मैनेज करेगा कंपनी को, ये शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं। उनका बिजनेस है तो वो उनकी राय ली जाती है। उसके बाद बिजनेस, पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस, जो आपका दिल करे शुरू कर लो, जिससे सारे पार्टनर डिसाइड करें। लेकिन जो कंपनी होती है, इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि ये क्या बिजनेस शुरू करेंगे, और उनको पहले डिसाइड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कि आपने क्या बिजनेस करना है, और वही बिजनेस करना पड़ता है, अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकते। देन इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को खत्म करना। तो पार्टनरशिप में भी वाउंड अप बाय एन एग्रीमेंट, या तो मिलके खत्म कर दो या फिर कोर्ट आपको बोल देता है खत्म करो। ठीक है, तो जब भी कंपनी पार्टनरशिप फ्रॉड में जा रही है या फिर लॉसेस में जा रही है तो कोर्ट बोल देता है बंद करो। लेकिन जो कंपनी है, ओनली बाय कंपनीज एक्ट के थ्रू ही वाउंड अप होती है। तो इनका एक आने का भी अपना तरीका है, जाने का भी एक तरीका है, अपनी मर्जी से ये खत्म नहीं हो सकती। देन इज स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट इज अफेक्टेड बाय, तो ये स्टेबल नहीं है, पार्टनरशिप स्टेबल नहीं है। कोई पार्टनर आया गया, उससे पार्टनरशिप इफेक्ट होती है, लेकिन कंपनी स्टेबल रहती है। मेंबर आए जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसकी परपेचुअल सक्सेशन फॉरएवर है ये। जब तक कि इसको लॉ खत्म ना करे तब तक ये चलती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस 7 मेंबर होने चाहिए, उसके साथ ये फॉरएवर चलती रहती है। अब हम नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ कंपनीज। कौन कौन सी कंपनीज है, काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो हमारी यहाँ पे 3 तरह की कंपनी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। 3 कंपनीज। तो आगे पूछा जाएगा कि इनकी डिटेल बताओ। तो सबसे पहले हम वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। वन पर्सन कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी मतलब वन, ओनली वन मेंबर, सिर्फ एक मेंबर कंपनी को चलाएगा, सिर्फ एक, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बस एक ही होएगा। तो ये सेक्शन आपका 262 है ऑफ कंपनीज एक्ट, डिफाइंस वन पर्सन कंपनी which has only one member as person as a member। तो और जो 1 पर्सन है ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कोई कंपनी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ओनली ए नेचुरल पर्सन, और वो भी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट, रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी। अब हमारे दिमाग में आता है, अगर एक बंदा, सारी कंपनी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस बंदे को कभी का कुछ तो हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए। तो अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर हम उसकी जगह कौन लेगा, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनी का, अगर वो नहीं तो उसकी जगह पे ये बंदा काम करेगा। अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी जगह पे उसका नॉमिनी, ठीक है, तो उसकी जगह लेगा। और ये नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन एंड रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी। और ये जो एक पर्सन है, जो ये ओनली वन मेंबर है, ये सिर्फ एक ही कंपनी का, ओनली वन कंपनी का मेंबर बन सकता है, किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। सिमिलरली ये जो नॉमिनी है ये भी किसी और कंपनी को का नॉमिनी नहीं बन सकती, तो सिर्फ एक कंपनी का नॉमिनी बन सकती है। उसके बाद कहता है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। ये कंपनी है, हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहे, तो नो चैरिटेबल बिजनेस।
और ना ही ये नॉन बैंकिंग, क्योंकि इनके ऊपर अलग जो है रूल्स लगते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। और फिर कहता है इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। एंड इसकी जो एवरेज टर्नओवर है 3 सालों की, एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स, 1 साल की नहीं 3 साल की, क्योंकि यहाँ पे एवरेज है, तो एवरेज हमेशा 2-3 सालों का तो होएगा, वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती, 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि सब में आएंगे। पेड अप शेयर कैपिटल, एवरेज टर्नओवर कितनी नहीं हो सकती, तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती, एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल की एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती। आगे कहता है डायरेक्टर्स के बारे में, 1 पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, इसका एक डायरेक्टर होएगा, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। ये छोटी छोटी बातें आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। तो ये आपकी है 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर, जिन कंपनीज के ऊपर ये 2 रिस्ट्रिक्शंस हो, कौन सी रिस्ट्रिक्शन? पहली रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। और दूसरा, जिसके मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट मेंबर्स टू 200, वो आपकी प्राइवेट कंपनी। तो ये ओपन, नॉट ओपन टू पब्लिक, पब्लिक को ओपन नहीं है। तो जैसे नॉर्मल कंपनीज लोगों से उधार ले सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज लोगों से उधार नहीं ले सकती। ये कंपनीज हैं लेकिन ये क्लोज होती हैं, दे आर नॉट ओपन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और अगर 2 मेंबर्स ने मिलके, जैसे ए और बी दोनों ब्रदर्स हैं, इन दोनों ने मिलके, दोनों ने मिलके ज्वाइंट होल्डर्स हैं, उन्होंने मिलके 200 शेयर्स खरीदे हैं, तो हम इनको एक मेंबर काउंट करेंगे, अलग अलग मेंबर काउंट नहीं करेंगे। तो अगर किसी 2 मेंबर्स ने ज्वाइंटली शेयर्स हेल्ड करे हैं, 2 ब्रदर्स ने, 2 फ्रेंड्स ने, तो हम उनको एक ही मेंबर काउंट करेंगे, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद है इसके ऊपर तीसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? prohibits any invitation to public, prohibits any invitation to public, मतलब ये जो मैंने लिखा था not open to public, तो they are not open to public, तो ये अपने शेयर्स बाहर लोगों को इशू नहीं कर सकते, ये आपस में ही प्राइवेटली ही सब कुछ डील करते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं बस उनके बीच में ही रहता है। आगे डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन क्या है, और ये आपको सेक्शन याद करने हैं बीच में, ये सेक्शन लिखा हुआ 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर मिनिमम 2 डायरेक्टर हैं एंड मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 1 पर्सन कंपनी का मिनिमम 1 था, मैक्सिमम नॉट मोर देन 50। और जो प्राइवेट कंपनीज है इनको अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो इनको मेंशन करना पड़ता है कि हम प्राइवेट कंपनीज हैं। एंड लास्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, अब पब्लिक कंपनी कौन सी है? अब हमने 1 पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अगर इन दोनों के बीच में फॉल नहीं कर रहे तो वो पब्लिक कंपनी है, तो विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी।
तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक बन जाती है, क्योंकि दो ही तो फॉर्म है, इधर पब्लिक है या प्राइवेट है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रोहिबिशंस नहीं है, जो जिसके ऊपर मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, तो वो फिर पब्लिक कंपनी है। उसके बाद लिखा है हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। इनको अपनी पेड अप कैपिटल मिनिमम रखनी पड़ती है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। And then is a private company, this is a little typical point, is a private company being a subsidiary of a company, being a subsidiary of a company which is not a private company। पहले तो मैं यहाँ पर आपको होल्डिंग एंड सब्सिडरी का पॉइंट बताऊंगी, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हेल्ड करती है। तो एक ही कंपनी ने किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हेल्ड कर रही है, या फिर उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल्स मैनेजमेंट मतलब एक तरह से उसकी कठपुतली है, तो उसके इशारों पर चलती है। ठीक है, तो जिसकी मेजोरिटी होती है उसके इशारों पर ही कंपनीज चलती हैं। जिसके शेयर जितने ज्यादा होते हैं उतना ही डिसीजन उसका पक्का हो जाता है, क्योंकि तो कंपनी में डिसीजंस मेजोरिटी बेसिस पर लिए जाते हैं। तो जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी के हेल्ड करे हुए हैं शेयर, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। मतलब वो होल्ड कर रही है, दूसरी कंपनी को चला रही है। और जिसने लिए हैं वो होल्डिंग है, और जिसके लिए हैं 50% वो उसकी सब्सिडरी है। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी। तो अब हम इसको लिंक करते हैं अपने इस पॉइंट के